मैं उन दिनों कटक में पोस्टेड था। एक दिन कुछ फाइलें लेकर मैं श्री हरि कृष्ण मेहताब साहब के पास गया। बातों बातों में मालूम हुआ कि कटक की सिविल लाइंस में एक कोठी है जो साल हर साल से गैर आबाद चली आ रही है। कभी कोई कोठी में रिहाइश इख्तियार करता है तो चंद ही रोज में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उस घर के मुतालिक मशहूर है कि ये असेब ज़दा है। मेहताब साहब ने कहा, अगर तुम वहमी तबीयत के मालिक नहीं हो तो बड़ी खुशी से इस बंगले को आजमा कर देख लो। मैं क्लब में एक कमरे की घुटन से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने फौरन हामी भर ली और सिविल लाइंस की कोठी नंबर 18 मेरे नाम अलॉट हो गई। ये एक हल्के जर्द रंग की छोटी सी खुशनुमा कोठी थी, जिसके गिर्द 1.5-2 एकड़ का वसीओ अरीज लॉन फैला हुआ था। लॉन में घुटनों तक ऊंची ऊंची घास उगी थी और चारों तरफ सूखे हुए काले पीले पत्तों के अंबार लगे थे। एक तरफ जामन और आम के कुछ पेड़ थे, जिनके नीचे बिल्लियां और कुत्ते वक्तन फवक्तन अपनी मखसूस आवाज में रोया करते थे। दूसरी तरफ पीपल का पुराना दरख्त था, जिसकी शाखों से बेशुमार काली काली भूरी भूरी चमगादड़ें उल्टी लटकी रहती थीं। कोठी के अकब में एक कच्चा तालाब था, जिसके पानी पर सब्ज काई की दबी सतह जमी थी और किनारों पर मेंढकों, झींगरों और दूसरे कीड़े मकोड़ों का जमे गफीर मौजूद रहता था। कोठी से कोई 150-200 गज के फासले पर बावर्ची खाना था। इसी के साथ 2 सर्वेंट क्वार्टर भी थे, जिनमें मेरा कश्मीरी खानसामा रमजान और बंगाली ड्राइवर रोज मोहम्मद रहते थे। 18 सिविल लाइंस में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम और 3 बेडरूम थे। मैंने अपने इस्तेमाल के लिए जो बेडरूम मुंतखब किया, उसका एक दरवाजा डाइनिंग रूम की तरफ खुलता था, दूसरा दरवाजा और एक खिड़की बरामदे में खुलते थे, जिसके सामने अकबी लॉन का वसी फैलाव था। इस बेडरूम के साथ एक ड्रेसिंग रूम और गुस्ल खाना भी मुल्हिक था। एक रात मैं सब दरवाजे और खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। मेरे पास कोई टेबल लैंप न था और बिजली का स्विच पलंग से दूर वाली दीवार पर लगा था। 11 बजे के करीब मैंने किताब बंद करके तपाई पर रख दी और बिजली बुझाने के लिए उठने ही लगा था कि पीतल का स्विच खटाक से बजा और बिजली अपने आप बुझ गई। मैंने सोचा कि स्विच का कोई पेच ढीला हो गया होगा, इसलिए उसका बटन अपने आप हिल गया है। लेकिन फिर ख्याल आया कि बिजली ऑफ करने के लिए स्विच का बटन काफी जोर से ऊपर की तरफ घुमाया जाता है। अगर वो ढीला हो गया है तो उसे नीचे की तरफ गिरना चाहिए था। वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ कैसे उठ सकता है? मैं ये सोच ही रहा था कि स्विच फिर खट से बजा और बिजली रोशन हो गई। साथ ही ड्राइंग रूम वाले बंद दरवाजे पर 3 बार धीमी सी दस्तक हुई, जैसे कोई उंगली बंद करके उसके जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने डरते डरते उठकर दरवाजा खोला तो ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। अलबत्ता सोफे के करीब सफेद धुएं का एक छल्ला जरूर नजर आया, जो देखते ही देखते फजा में तहलील हो गया। इस छल्ले की हैयत कुछ इस तरह की थी जिस तरह के सिगरेट का कश लेकर धुएं के रिंग बनाए जाते हैं। जिस जगह ये छल्ला हवा में मुअल्लक था, वहाँ पर अंग्रेजी सेंट और हिना के इत्र की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अब ये रोज का मामूल हो गया। इधर मैं किताब बंद करता, उधर बिजली खुद ब खुद खट से बुझ जाती। दूसरे तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक भी बदस्तूर होती और हर बार धुएं का छल्ला पहले की निस्बत ज्यादा बड़ा नजर आता और ज्यादा देर तक कायम रहता था। एक रात मैं अपने बेडरूम में आया तो मेरे स्लीपर गायब थे। काफी देर ढूंढता रहा लेकिन कहीं ना मिले। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा तो तकिए से चुरमुर की आवाज आई। उठकर देखा तो दोनों स्लीपर तकिए के गिलाफ के अंदर पड़े थे। स्लीपर पहनकर मुंह हाथ धोने बाथरूम गया तो साबुनदानी गायब पाई। वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो वो भी तकिए के गिलाफ से बरामद हुई। साबुनदानी गुस्ल खाने में रखकर दोबारा कमरे में आया तो तकिए पर बिस्किटों का डब्बा खुला पड़ा था, जो मेरे बेडरूम की अलमारी में रखा रहता था। 2-3 बिस्किट बाहर गिरे हुए थे। मैंने इन बिस्किटों को उठाकर खा लिया और डब्बा अलमारी में रखकर पलंग की तरफ मुड़ा तो देखा कि तकिए पर सिगरेट केस खुला रखा है, जो ड्राइंग रूम की मेज पर मेहमानों के लिए पड़ा रहता था। अपनी ऑटोमेटिक सर्विस एजेंसी की इस दिल्लगी पर मुझे हंसी आ गई। मैं सिगरेट पीता तो ना था, लेकिन सोचा कि अपने नादीदा बामज़ा खिदमत गुजार का दिल खुश करने के लिए आज सिगरेट नोशी में कोई हरज नहीं। चुनाचे मैंने एक सिगरेट मुंह में रखा और माचिस जलाई। दिया सिलाई का सुलगना था कि सिगरेट मेरे होठों से खिंचकर दूर जा पड़ा। साथ ही ड्राइंग रूम वाले दरवाजे पर वही मखसूस दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो करीब ही
रेशम के कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। फिर सफेद धुएं का हल्का तकरीबन निस्फ कमरे में फैल गया। सारे कमरे में भीनी भीनी खुशबू की फुहार सी बरस रही थी और फजा में कुछ इस तरह का इर्तियाश लर्जा था जैसे कि फवारा चलने से महसूस होता है। चंद लम्हे एक अजीब सा बोलता हुआ सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कमरे में बारूद से भरा हुआ गोला फट गया। सफेद धुएं का हल्का मकड़ी के जाले के तारों की तरह टूटकर रेजा रेजा हो गया और उसके टुकड़े हवा में इस तरह कपकपाने लगे जिस तरह बादल की लड़ी का अक्स पानी की मुतलातिम लहरों में टूट टूट कर लहराता है। साथ ही बिल्कुल बंद कमरे में चारों तरफ से पत्थरों और ईंटों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं जहाँ कहीं भी बैठा था, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं पत्थर ही पत्थर बरस रहे थे। बिस्तर पर लेटा तो पलंग के इर्द गिर्द संगो खश्त का अंबार लग गया। कमरे के रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे, लेकिन पत्थर बड़े जोर से सनसनाते हुए आते थे और मेरे बिल्कुल करीब जमीन पर गिर जाते थे। खुशकिस्मती से कोई पत्थर मुझे न लगता था, वरना उनमें कुछ इतने वजनी और नोकदार होते थे कि चंद ही ज़रबों से इंसान की हड्डी पसली एक कर देने के लिए काफी थे। इस वाकये के साथ ही अगले चंद माह के लिए मेरी जिंदगी का ढर्रा बिल्कुल तब्दील हो गया। ऑटोमेटिक सर्विस की पुरलुत्फ आंख मचोली बंद हो गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक जानी पहचानी शाइस्ता और मुअत्तर सी दस्तक भी मौकूफ हो गई। इस गैर मरई से माहौल में एक अजीब किस्म की लताफत, रफाकत और इदराकी इश्तिराक का जो अंसर था, उसकी जगह अब फौकुल फितरत, पुरअसरार और हैबतनाक वाकयात का एक ऐसा तसलसल शुरू हो गया जिसे पूरी तफसील से बयान करना आसान नहीं। इसलिए नमूने के तौर पर फकत चंद चीदा चीदा और निस्बतन अहम वाकयात ही दर्जे झैल करता हूँ। मेरा कश्मीरी मुलाजिम और बंगाली ड्राइवर रोज मोहम्मद उमूमन रात के 10 साढ़े 10 बजे कामकाज से फारिग होकर अपने क्वार्टरों में चले जाते थे, जो किचन के साथ कोठी से 200 गज के फासले पर वाक़ थे। उनके जाते ही कार्रवाई का आगाज ईंटों और पत्थरों से शुरू हो जाता था। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे मैं इस मलबे को टोकरों के हिसाब से समेटकर लॉन के तालाब में फेंकाता था, ताकि इस माजरे की खबर पाकर रमजान और ड्राइवर खौफजदा न हो। ये कार्रवाई रोजमर्रा का दस्तूर थी। ईंटों की बारिश के बाद घर के सब दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान खटखट करके खुद ब खुद खुल जाते और अपने आप बंद हो जाते थे। बंद होते वक्त दरवाजों और खिड़कियों के पट एक दूसरे से इस जोर से टकराते थे जैसे शदीद आंधी आई हुई हो। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये अमल कई मर्तबा दोहराया जाता था। घर की सब बिजलियां भी इसी रफ्तार से जलती और बुझती रहती थीं। कभी किसी खुले दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता तो वो बंद न होता था, और अगर बंद दरवाजे को खोलना चाहता तो वो खुलता न था। एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए जरा ज्यादा जोर लगाया तो उसकी चौखट उखड़कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। चंद लम्हों के बाद वो खुद ब खुद उछलकर अपनी जगह फिट हो गई। आधी रात के करीब मेरे ड्राइंग रूम की छत चरचरा कर इस तरह बोलने लगती जैसे उस पर बेहद वजनी बोझ डाला जा रहा हो। कभी तो यूं महसूस होने लगता कि इस बोझ के तले छत टूटकर नीचे आ पड़ेगी। फिर छत पर ऐसी आवाजें उभरती जैसे बहुत से लोग लकड़ी की खड़ावें पहने उछल कूद कर रहे हों। साथ ही ढोल धमाधम इतना जोर से बजने लगता कि उनकी धमक से मेरा कमरा गूंज उठता। ढोल के साथ कई दूसरे साज भी बजने लगते, जिनमें तबला, चिमटा, सितार, नफीरी और शहनाई की आवाज खास तौर पर नुमायां होती थी। फिर यकायक शंख बजने लगता और देर तक लगातार बजता रहता। रफ्ता रफ्ता शंख की दिलखराश गूंज बाकी सब आवाजों पर पूरी तरह गालिब आ जाती। मेरे बेडरूम के साथ अकबी लॉन की तरफ बरामदा था। कमरे की एक खिड़की और दरवाजा लॉन में खुलते थे। रात के वक्त मैं दोनों को बंद करके अंदर से कुंडी लगा लेता था। एक रोज छत पर शंख की आवाज बुलंद हुई तो यूं सुनाई देने लगा जैसे बरामदे के पक्के फर्श पर बहुत से शहजोर घोड़े बैक वक्त सरपट भाग रहे हों। सुमो के टापों की आवाज के साथ उनके दुम के बालों की सरसराहट और नथनों से जोर जोर से सांस लेने की फड़फड़ाहट भी वाज़ेह तौर पर सुनाई देती थी। जब ये आवाजें बड़ी देर तक जारी रहीं तो मैंने खिड़की का एक पट जरा सा खोला और बरामदे में झांका। वहाँ पर घोड़ा तो कोई न था, अलबत्ता लाल लाल अंगारा सी आंखों वाला उल्लू की शक्ल सूरत का एक भारी भरकम परिंदा पर फैलाए
हवा में मुअल्लक होकर इस तरह हिचकोले खा रहा था जैसे वो वाकई भागते हुए घोड़े की पीठ पर सवार हो। मेरे झांकते ही वो इस कदर जोर से चीखा कि मैंने फौरन खिड़की बंद कर ली। काफी देर तक वो चीख बरामदे में सायरन की तरह बजती रही और इसके बाद कुछ अरसा यूं महसूस होता रहा जैसे वो अजीबुल खलकत परिंदा अपने पंजों से खिड़की को कुरेद कुरेद कर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन दिनों मेरे पास सागवान की लकड़ी का बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था जिसका वजन 1.5-2 मन होगा। एक रात कोई चीज लेने के लिए मैंने डाइनिंग रूम की अलमारी खोली तो हैंडल से लिपटा हुआ एक बारीक सांप बल खाता हुआ उछलकर मेरे पांव पर आ गिरा। साथ ही अलमारी में रखे हुए चीनी के बर्तन खटखट करते हुए उड़न तश्तरियों की तरह मेज पर आ जमा हुए। इसके बाद डाइनिंग टेबल आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठना शुरू हुआ और इस कदर बुलंद हो गया कि उसके ऊपर पड़े हुए चीनी के बर्तन टन टन करके बिजली के पंखे के साथ टकराने लगे। पंखे को छूते ही मेज यकलख धड़ाम करके फर्श पे वापस आ गया। उसका एक पाया मेरे बाएं पांव के अंगूठे पर इस कदर जोर से लगा कि अंगूठे का कुछ हिस्सा आज तक बिल्कुल बेहिस है। एक रात मेरे कमरे में ईंटों और पत्थरों की जगह मुर्दार हड्डियां बरसने लगी। हड्डियों में चंद इंसानी खोपड़ियां भी थीं। जा बजा बिखरा हुआ हड्डियों और खोपड़ियों का ये अंबार इतना करीहुल मंजर था कि सुबह का इंतजार किए बगैर मैंने इन्हें इकट्ठा करके एक चादर में बांधा और इन्हें तालाब में फेंकने के लिए बाहर लॉन में निकल आया। लॉन में पहुंचते ही मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे जंजीरों के गुच्छे से मेरे दोनों टखनों पर पै दर पै जोर जोर की ज़रबें लग रही हैं। तालाब से इस किस्म की आवाज बरामद हुई जैसे कोई गोताखोर पानी से बाहर उभरता है। साथ ही तालाब के किनारे सब स्काई में लिपटा हुआ एक काला साया सा नमूदार हुआ और हो करता हुआ गुरेले की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा।